जय हिंद प्रिय साथियों। स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं, ये किस तरीके से गणित में रोल अदा करते हैं, इन सभी बारीकियों को जानते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम घातांक की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी संख्या मीन्स आधार को स्वयं से कितनी बार गुणा किया जाए, वही चीज़ हमारी घातांक कहलाती है। अब यहाँ पर आपको आधार समझना चाहिए और घातांक मीन्स घात को समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखते हैं कि दो हमारी कोई संख्या है और इसके ऊपर हमें 3 दिखाई दे रहा है। तो इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि 2 की घात 3 इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। इसी तरीके से मैं लिख दूं 5 के ऊपर 3, तो इसको क्या पढ़ोगे 5 की घात 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घात क्या कहलाती है और आधार क्या कहलाता है। तो याद रखना, जिसके ऊपर जो भी संख्या रहती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है हमारा आधार होगा, आधार। और आधार को याद रखना, हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और 3 जो हमारा देखने पर यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के ऊपर है, अर्थात 2 के ऊपर 3 की घात, तो इसी को हम घात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? घात। और घात को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर। तो हमने जाना, देखा, समझा कि 2 जो है हमारा आधार है और 3 जो है हमारी घात है। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी संख्या मीन्स आधार को स्वयं से कितनी बार गुणा किया जाए या किया गया है, उसी को हम घातांक कहते हैं। तो आइए हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? 2 जो है वो 3 बार आया है, अर्थात हमें 2 को स्वयं से 3 बार गुणा करना है। यही इस डेफिनेशन में बताया गया है। तो कैसे गुणा करेंगे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस हमारा 2 है और इसी बेस के ऊपर 3 की घात है। तो इस बेस को, आधार को हमें 3 बार गुणा में लिखना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 इस तरीके से लिखेंगे और आपस में इनका हम मल्टीप्लाई मीन्स गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वो 8 प्राप्त हुआ। अब आइए हम बेस और घात को समझने के बाद अब एक एक नियम को लेकर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आधार समान होने पर, याद रखना, यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या बताया गया है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। सर समझ में नहीं आया, तो जैसे हम देखते हैं, समझते हैं। आधार समान, अब आधार और घात के बारे में आप जान चुके हैं, तो आपको यह नियम आसानी से समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, ए हमारा आधार है और इसके ऊपर m की घात है। इसी तरीके से ए हमारा आधार है और इसके ऊपर n की घात है। यहाँ पर क्या बोला गया है? गुणा में। तो इनके बीच में हम मल्टीप्लाई मीन्स गुणा का साइन लगाएंगे। अब इस नियम को फॉलो करते हैं कि आधार समान। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या आधार समान है। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों जगह ए है। तो इस कंडीशन में आधार कैसे हुए? समान। आधार कैसे हुए? समान। अब आधार समान है, इसके बाद देखना है क्या गुणा का साइन है। जी सर, बिल्कुल हमें यहाँ पर गुणा का साइन दिख रहा है। तो दिस कंडीशन में
आधार भी समान है और गुणा का साइन भी है, तब इसकी घात है। तो इसकी घात क्या है m और इसकी घात क्या है n। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। किस तरीके से जुड़ेंगी? तो a m प्लस n इस तरीके से जुड़कर हमें आंसर देती हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण नंबर हमने 1 लिया। अब आइए इसको हम जानते हैं। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 2 के ऊपर 2 की घात। तो इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है। तो इस कंडीशन में आधार हमारे समान है, आधार समान है। और आधार समान होने के बाद हमें ये देखना है क्या गुणा का साइन है। बिल्कुल सर, यहाँ पर गुणा का साइन है, तब इसकी घात 2 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तब यह दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। किस तरीके से जुड़ेंगी? जैसे ये लिखा 2 और 3 प्लस 2, जोड़ने के लिए हम काय का चिन्ह लगाते हैं? धन का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके से जुड़कर क्या हो जाएगा? 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल आएगा। अभी भी सर समझ में नहीं आया, तो एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि 10 के ऊपर 6 की घात गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या आधार समान है। बिल्कुल, यहाँ पर आधार 10 है और यहाँ पर आधार 5 है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कि दोनों के आधार समान हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या देखना है? क्या गुणा का साइन दिख रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमें गुणा का भी साइन दिख रहा है, तब घातें क्या होंगी? ऐड होंगी। तो 10 और जोड़ने के लिए हम काय का साइन लगाएंगे? 6 प्लस 5, और इस तरीके से हम इनको ऐड कर देंगे। तो 10 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी? तो 6 और 5 11। तो इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा आपको विशेष नियम भी जानना है। जैसे अगला उदाहरण हम इस तरीके से लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला x के ऊपर ऋण 5 की घात गुणा x के ऊपर 4 की घात। आइए अब इसको हम चेक करते हैं। तो दोनों के आधार कैसे हैं? सर समान है। क्या गुणा का साइन है? बिल्कुल सर, गुणा का भी साइन है। आइए तो हम इस नियम को फॉलो करते हैं। तो x ये ऋण का 5 है, ऋण का 5 लिखेंगे। आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, तो जुड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम धन का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। लेकिन किंतु परंतु मैंने आपको जब चिन्हों के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पर ये नियम बताया था कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर 5 का चिन्ह क्या है? माइनस, और 4 का साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए ये आपस में घट जाएंगी। तो आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। लेकिन 1 कै का प्राप्त होगा? धन का प्राप्त होगा कि ऋण का प्राप्त होगा? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि असमान चिन्हों पर संख्याएं घट तो जाती हैं, किंतु बड़ी संख्या का साइन हमारे साथ आता है। तो बड़ी संख्या का साइन क्या है? माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 1। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, तो 1/x क्यों लिख सकते हैं? यह नियम हम आगे जानने वाले हैं। एक और उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 के ऊपर 6 की घात गुणा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात। अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, आधार दोनों के समान है। बिल्कुल सर, आधार समान है, गुणा का भी चिन्ह है, तब क्या होगा? तो यहाँ देखिए 10 के ऊपर 6 की घात, अब गुणा का चिन्ह है, आधार समान है, तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम धन का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर जो दूसरी घात दी गई है वो हमारी ऋणात्मक है और यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो आपस में ये चिन्ह लड़े ना, झगड़े ना, इसलिए हम कोष्टक का यूज करते हैं। अब कोष्टक का यूज करने के बाद मैंने आपको फिर से
गणितीय संक्रियाओं मीन्स धन ऋण गुणा भाग जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोष्टक का अर्थ होता है गुणा। कोष्टक का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लस गुणा माइनस, जब हम इस तरीके से करते हैं धन का गुणा ऋण में या ऋण का गुणा धन में, तो हमें आंसर ऋण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर चूंकि क्या लगा है, यहाँ पर इस तरीके से साइन लगा है ऋण, तो याद रखना कि ये जो कोष्टक होता है इस कोष्टक का ही मतलब गुणा का चिन्ह होता है या गुणा का संकेत होता है। तब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये धन हो गया और ये ऋण हो गया, ये कोष्टक के कारण इनके बीच में काय का चिन्ह आ गया? गुणा का चिन्ह आ गया। तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। तब हम इसको क्या लिखेंगे? 10 के ऊपर 6 की घात और धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? ऋण, और माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या निकल आएगा? 10। 6 में से हमारा 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब यहाँ पर संख्या काय की बड़ी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 जो हमारा है धन का है और माइनस का 3 हमारा ऋण का है। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि याद रखना मैंने आपको ये भी बताया था जब कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर धन का चिन्ह हमेशा होता है। तो यहाँ पर हमें धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और उदाहरण से हम जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 के ऊपर -6 की घात, 10 के ऊपर -3 की घात। इसका हल किस तरीके से निकलेगा? तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि दोनों के आधार समान हैं, दोनों के आधार समान हैं, बीच में गुणा का भी साइन आ रहा है। तब 10 के ऊपर -6 गुणा का साइन है तो बीच में प्लस आएगा। अब यहाँ पर फिर से दूसरी घात हमारी ऋणात्मक है, तो इसलिए हम यहाँ कोष्टक का यूज करेंगे। जैसे ही हमने कोष्टक का यूज किया तब इस धन और ऋण के बीच में हमारा गुणा का साइन आ गया। तो हम यहाँ पर देखें -6 हमारा ज्यों का त्यों। अब धन का गुणा हम फिर से ऋण में करेंगे तो इनके बीच हमारा ऋण का चिन्ह आ जाएगा और 3 हमारा ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे। तो याद रखना मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जब दोनों संख्याएं ऋण की हों, जब दोनों संख्याएं काय की हों? ऋण की हों। तो यहाँ पर देखें यह जो हमारा 6 है ये भी ऋण का है और 3 जो है यह भी हमारा ऋण का है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब चिन्ह समान हो तो दोनों संख्या क्या होती थी? जुड़ जाती थीं। तो हम देखेंगे 10 के ऊपर 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन काय का 9 होगा? धन का कि ऋण का? तो आपको नियम याद होना चाहिए कि चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ तो जाती हैं किंतु चिन्ह वही लगता है जो संख्याओं के साथ होता है। तो यहाँ पर देखें 3 के साथ ऋण है और 6 के साथ भी ऋण है, तो इसलिए संख्याएं जुड़ गई और जुड़ने के बाद चिन्ह ऋण का ही लेकर आएंगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर 10 के ऊपर 9 की घात आ जाएगा। अब इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1/10 के ऊपर 9 की घात। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसकी हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप पहला नियम समझ गए होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं नियम नंबर दूसरा। तो नियम नंबर दूसरा, गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो ये भाग का नियम है। इसमें क्या बोला गया है कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। गुणा में क्या होती थी? जुड़ती थी। भाग में घातें घटती हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं। जैसे ये हमारी कोई एक संख्या है और इसके ऊपर m की घात है, और इसी तरीके से ये हमारी कोई संख्या है और इसके ऊपर n की घात है। लेकिन क्या बोला गया है कि भाग में, तो इनके मध्य भाग का साइन होना चाहिए। अब क्या बोला गया? आधार समान हो। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों के आधार कैसे हैं? समान हैं। दोनों के आधार समान है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? भाग का साइन। तो भाग का साइन भी है। अब क्या बोला गया है कि आधार समान हो और भाग का साइन हो, तो घातें क्या होंगी? घटेंगी। घातें क्या हैं?
तो इस वाले a की घात m है और इस वाले a की घात n है। तब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि a के ऊपर m माइनस a, यही तो लिखा जाएगा क्योंकि घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो याद रखना, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। तो जैसे हमने माना कि 10 के ऊपर 6 की घात भागित 10 के ऊपर 4 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के आधार कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं और बीच में हमारा भाग का भी साइन दिख रहा है। तब घातें क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि 10 के ऊपर 6 और घटाने के लिए हम काय का साइन यूज करेंगे, माइनस का, और यह वाली घात हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 10 के ऊपर 6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम और उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, x के ऊपर -7 की घात भागित x के ऊपर 4 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आधार दोनों के कैसे दिख रहे हैं, सर समान दिख रहे हैं। बीच में काय का चिन्ह है, भाग का है, किंतु परंतु यहाँ पर एक घात ऋण की है और एक घात धन की है। तब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो नियम में कहा गया है उसी को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे, आधार हमारा x हो गया और इस वाले x की घात क्या है, -7, और भाग का चिन्ह है तो बीच में काय का चिन्ह आएगा, माइनस का, और ये वाला हमारा 4 पहले से ही प्लस का है तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा x हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हों, तो यहाँ पर देखें दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो 7 और 4 हमारा क्या होता है, 11। लेकिन किंतु परंतु चिन्ह कौन सा लगेगा, तो जो संख्याओं के साथ होता है। तो यहाँ पर 4 के साथ माइनस है, 7 के साथ भी माइनस है, तब यहाँ पर भी हमारा x माइनस 11 की घात आ जाएगा। या करके इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/x के ऊपर 11 की घात। ये क्यों लिखा जाता है, इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। आइए हम अगले नियम की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा 10 के ऊपर, या मान लेते हैं 100 के ऊपर -3 की घात भागित 100 के ऊपर -8 की घात। अब इसका हल क्या निकलेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि आधार दोनों के समान है तो यहाँ पर हम 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें दोनों की घात ऋणात्मक है तो हमें उसी नियम को फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, किंतु भाग है तो बीच में माइनस आएगा, लेकिन दूसरी घात भी हमारी माइनस की है इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक का यूज करने वाले हैं। अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 100। अब यहाँ देखिए ये -3 ज्यों का त्यों। अब हमें पता है कि ऋण का गुणा जब हम ऋण में करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, धन। यह सब मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, तो जिसको नहीं आता है तो आप जाकर पहले वो वाली वीडियो अवश्य देखें। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 8। ऋण का क्या हो गया, धन, और ये धन का 8 हो गया। अब इसको अगर हम हल करें तो क्या निकल के आएगा कि 100, और यहाँ देखिए छोटी संख्या हमारी माइनस की है और बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। जब चिन्ह अलग अलग हों तो आपस में घट जाते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन कै का बचेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी संख्या है, धन की, तो धन का ही मान हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है, जब घात पर घात हो। सर समझ में नहीं आया, घात पर घात का मतलब क्या होता है, तो याद रखना जैसे a के ऊपर m की घात है और इस m के ऊपर हमारी n की घात है, तो हो गया ना घात के ऊपर घात।
तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो याद रखना जब इस तरीके से दिया हो घात के ऊपर घात, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम और कोष्टक का मैंने क्या बताया था, गुणा, तो गुणा में एन आ जाएगा। और इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के ऊपर एम इंटू एन। इस तरीके से यह नियम होता है जब घात के ऊपर घात हो। तो आइए कुछ उदाहरण से हम जान लेते हैं। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 2 की घात, तो घात पर घात हो गया, 2 के ऊपर 3 की घात और 3 के ऊपर 2 की घात। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, तो जैसे ए की जगह पर क्या आया था ए, तो 2 की जगह पर क्या आ जाएगा 2। अब 3 और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा में क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात, और जब 2 के ऊपर 6 की घात को आप इस तरीके से हल करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार लिखना होगा, तो 2 4 6, और इसका आपस में आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 64। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। एक उदाहरण के द्वारा और हम जानते हैं, समझते हैं। जैसे x के ऊपर ऋण 5 की घात और इसके ऊपर 6 की घात, तो इसको हल करने का क्या तरीका होगा, सर वही तरीका होगा जो हमने अभी किया था। यह रहा हमारा x और ये हो गया माइनस का 5, और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, और फिर क्या आ जाएगा 6, तो इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो याद रखना ये x हो गया, और हमने पढ़ा था 6 हमारा धन का है और 5 हमारा ऋण का है। तो धन का गुणा जब हम ऋण में करते हैं तो हमें ऋण प्राप्त होता है, और 6 पंचे हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x के ऊपर 30 की घात, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण मैं बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि संख्याओं में चिन्ह कई प्रकार से आ सकते हैं, और आपको चिन्ह अलग अलग आने पर भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक से अधिक उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 10 के ऊपर ऋण 2 की घात और इसके ऊपर भी ऋण 5 की घात। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों घात प्लस की थी, यहाँ पर एक घात प्लस एक घात माइनस, यहाँ पर देखें दोनों घात माइनस की, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको वही नियम फॉलो करना है। तो ये हमारा हो गया 10 और 10 के ऊपर -2 की घात, और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ से हमारा -5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, फिर से हम देखें तो दोनों ही संख्याओं में माइनस का चिन्ह है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस। तो यहाँ पर देखें, जब समान चिन्ह हो और समान चिन्हों के बीच में गुणा का साइन हो तो हमारा प्लस हो जाता है। तो 5 दूनी 10, कितने की घात आ जाएगी, 10 की। और इसके आगे क्या प्लस लगाना चाहिए, नहीं सर, जब कोई भी चिन्ह ना हो तो वो सम में प्लस की संख्या होती है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस नियम को भी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, गुणा पर घात हो, गुणा पर क्या हो, घात हो। सर समझ में नहीं आया, तो आइए समझते हैं। जैसे a गुणा b, यहाँ पर देखें दो संख्याएं a और b हैं और दोनों गुणा में हैं, और इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि n की घात है। जब ऐसा दिया हो तब क्या होगा, तो याद रखना जब ऐसा दिया हो तो इसको हम सीधा सीधा लिखना है कि a के ऊपर n की घात गुणा b के ऊपर n की घात, इस फॉर्म में आपको लिख देना है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम जान लेते हैं। जैसे 2 गुणे 3, तो यह दोनों संख्याएं गुणा में हो गई और इसके ऊपर हम मान लेते हैं 2 की घात। तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 2 की, और गुणा का साइन है तो काय का साइन आ जाएगा, गुणा का, और 3 के ऊपर 2 की घात। इसको अपन हल कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग सभी को आता होगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और गुणा का साइन लगा तो गुणा लगा देंगे। 3 का वर्ग कितना होता है सर,
3 का वर्ग हमारा 9 होता है। आपस में हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 नाम कितना हो जाएगा 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ जाए। तो अगला उदाहरण क्या है, 5 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात। तो इसको लिखने का तरीका वही है कि 5 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 3 की, और गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगाएंगे, और 10 के ऊपर कितने की घात 3 की। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब हमें याद होना चाहिए कि 5 का घन क्या होता है, और जब ना बने तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 25 और 25 पंचे 125, तो 5 का घन क्या होता है 125। और 10 का घन आपको आता ही होगा, और ना आता हो तो याद रखना जितने की घात लगी हो उतने ही एक के बाद 0 लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो याद रखना शून्य का गुणा करना बड़ा ही आसान होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 125, और कितने 0 दिख रहे हैं सर 3, तो 3 यहाँ पर 0 आ जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए तो अब हम जानते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है कि भाग पर घात हो। भाग पर घात का मतलब क्या हुआ, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि a कोई संख्या है और इस संख्या a में हम b का भाग देते हैं, तो a बटे b भी पढ़ सकते हैं या a भागित b भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर हम n की घात लगाते हैं, तो क्या हो गया भाग पर घात। देखो भाग पर घात हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर, तो इसको लिखने का तरीका सिंपल है कि a के ऊपर भी n की घात और b के ऊपर भी n की घात। तो इस फॉर्म में आपको इस नियम को याद रखना है। तो उदाहरण के द्वारा भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 2/3 के ऊपर 2 की घात, तो इसी तरीके से हम लिख देंगे। तो 2 के ऊपर भी 2 की घात और 3 के ऊपर भी 2 की घात, तो इसको हल कर लेंगे। तो 2 का वर्ग सबको पता है कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो ये नियम इसी तरीके से आपको देखना है और समझना है। अगले नियम की बात करें, नियम छठवां। नियम छठवां क्या कहता है, शून्य की घात। शून्य की घात। सर शून्य की घात से क्या मतलब है, तो आइए हम जानते हैं। जैसे याद रखना कि a हमारा आधार है, यदि इसकी घात शून्य हो, a हमारा आधार है और आधार की घात शून्य हो तो इसका मान 1 होता है। सर समझ में आ गया। और समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ली 1234 के ऊपर यदि हम शून्य की घात लगाते हैं तो इसका मान क्या होगा 1। और देख लो यहाँ पर हमने लिखा XYZ के ऊपर शून्य की घात, तब भी इसका मान क्या होगा 1 होगा। और देख लो जैसे हमने लिखा 2000000 और 0 की घात, तब भी इसका मान क्या होगा 1। तो याद रखना दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि उसके ऊपर शून्य है, शून्य की घात है, तो उसका मान प्रत्येक बार क्या आएगा 1 ही प्राप्त होगा। अब आइए हम अगले नियम को जानते हैं। तो नियम सातवां। नियम सातवां क्या कहता है, ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात। हाँ, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे a के ऊपर -n की घात, यही तो हम पढ़ रहे थे, बार बार आ रहा था कि x के ऊपर -2 की घात। अब हम इसको क्या लिख रहे थे, x के ऊपर 2 की घात। तो ये नियम होता है। याद रखना जब आधार के ऊपर जब ऋणात्मक घात हो तब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, a के ऊपर n की घात। जैसे ही हम भाग में आएंगे तो ये जो घात होती है माइनस की है तो काय की हो जाएगी प्लस की, और प्लस की है तो काय की हो जाएगी माइनस की। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा 1/x के ऊपर 4 की घात। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो काय की घात हो जाएगी x के ऊपर -4 की घात।
तो इस तरीके से यह नियम फॉलो होता है। जैसे आप संख्या को लेकर भी देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में 2 के ऊपर -2 की घात, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1/2 के ऊपर 2 की घात। और फिर हमें पता है कि 1/2 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या हुआ कि 2 का वर्ग 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम एक और नियम जानते हैं, नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 क्या कहता है कि घात 1 हो, घात क्या हो, 1 हो। जब घात 1 हो तब क्या होता है, तो याद रखना कि जैसे कि यह कोई संख्या है और संख्या की घात यदि 1 हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। सर समझ में नहीं आया तो उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं। जैसे कि ए हमारी कोई संख्या है और इसके ऊपर 1 की घात है, तब इसका मान क्या होगा, सम ये ही प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 9 के ऊपर 1 की घात, तब इसका मान क्या होगा, 9 होगा। 10 के ऊपर 1 की घात, तब इसका मान क्या होगा, 10 ही होगा। अब याद रखना, एक छोटा सा आपको फंडा बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x, आपसे कोई पूछ ले x के ऊपर कितने की घात है, तब आपका आंसर क्या होगा, 1। आपसे कोई पूछ ले इसके नीचे क्या है, तब आपका आंसर क्या होगा, 1। आपसे कोई पूछ ले इसके आगे क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। और आपसे पूछ ले इसके पीछे क्या है, 1। तो 1 प्रत्येक जगह होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सही वक्त के अनुसार मिलते रहें, प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निष्ठा लगन के साथ पढ़ते रहिए।